पिछले 6 महीनों में 860 करोड़ के सिर्फ विद्युतीकरण का कॉन्ट्रैक्ट कोंकण रेलवे को मिला। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज उस क्षेत्र में कोंकण ने बनाया है। इस समय हमारे पास लगभग 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 10,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट हमें लाने की योजना है। फेदर इन द कैप अभी तो प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन का ही है जो अब समाप्त होने आ रहा है। आओ ईश्वर का आह्वान करे, कुछ नूतन अनुसंधान करे, दृष्टिकोण हम विस्तृत कर जनमानस का कल्याण करे। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और आप आज जिनसे रूबरू हो रहे हैं उन्होंने ये कविता लिखी है बातों बातों में। इस श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं कोंकण रेलवे के जो मुख्य प्रबंधक है और जिन्हें सीएमडी हम कहते हैं, वो संतोष कुमार जी झा। एक ऐसी शख्सियत जो लगभग 3 दशकों तक रेलवे के साथ में किसी न किसी स्थिति में जुड़ी रही, किसी न किसी पोजीशन में जुड़ी रही और हाल ही में ये कोंकण रेलवे का पदभार संभाले हुए हैं और उसको दिशा देने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमने आपकी कविता से शुरू किया, वजह यह है कि प्रशासनिक पूरी फाइलों की चक्कर में एक कवि है जो छिपा हुआ, जो मुझे सबसे भा गया। और जो ये कविता है कि उसमें आप अनुसंधान की बात करते हैं, विशाल दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी दर्शाता है कि आपके अंदर क्या छुपा है। वो सारा लेकर आप जिस पोजीशन में आप हो, तो कोंकण रेलवे के लिए आपकी पहली ब्रॉड सोच, विजन क्या है, यही से हम शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जनमानस का दृष्टिकोण तो विस्तृत होना ही चाहिए, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि कोंकण रेलवे के लिए क्या दृष्टिकोण है, क्या योजना है। कोंकण रेलवे इस समय लगभग 2000 करोड़ की आय उसकी होती है परिचालन से, वाणिज्य से, और लगभग 3000 करोड़ की आय विभिन्न परियोजनाओं को कोंकण रेलवे करती है। तो हमारी योजना ये है कि इस वर्ष के अंत तक हमारे पास कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना और हो, जिसे हम संपादित कर पाएं। अगले वित्तीय वर्ष में ये 15,000 करोड़ और 26-27 में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैं कोंकण रेलवे के लिए ला सकूं। कोंकण रेलवे परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी परियोजना जो कि देश में इस वक्त फैल रही है वो है मेट्रो जी। कोंकण रेलवे को मुझे मेट्रो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, कोच सप्लाई के लिए और मेट्रो ऑपरेशन मेंटेनेंस की दिशा में ले जाना है। इसमें हमने पहला प्रयास शुरू कर दिया है। आज नवी मुंबई मेट्रो का जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है अगले 3 सालों के लिए ये कोंकण रेलवे कर रहा है। बिल्कुल, आपने मेट्रो का जिक्र किया। ई श्रीधरन साहब जो मेट्रो मैन करके जाने जाते हैं देश के, वो पहले यहाँ पर संभाल रहे थे और इसको दिशा दे रहे थे। कोंकण रेलवे का जो सपना है वो कई राजनेताओं ने भी देखा, जिसमें अहम थे जैसे रामकृष्ण हेगड़े साहब, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधु दंडवते थे, जिनका बहुत योगदान रहा कोंकण रेलवे हो और बने। उसका जो एक विशाल दृष्टिकोण उन्होंने बनाया था और तब से लेकर आज तक का जो सफर है, कई दिक्कतें थी क्योंकि जिस कोस्टल रूट पे ये बन रहा था वहां पे प्राकृतिक आपदाएं, इसके अलावा प्रशासनिक कई अड़चने और फिर होता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारे को संभालते हुए, उनका समतोल बनाते हुए किस तरह से नेविगेट हुआ ये पूरा? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोंकण रेलवे, जैसा आपने जिन मनीषियों का नाम लिया जी, उनके कारण आज कोंकण रेलवे दक्षिण भारत में जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है। लगभग 740 किलोमीटर मुंबई से मैंगलोर का ये रूट, दक्षिण भारत की यात्रा को इसने लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी कम कर दी और 36 घंटे की यात्रा का समय बचा लिया। एक तरफ सह्याद्री के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न कोस्ट है और इस बीच से पर्यावरण को बचाते हुए इस सिंगल लाइन सेक्शन का निर्माण हुआ। आज कोंकण रेलवे पर्यावरण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हर साल 1 लाख पेड़ हम लगाते हैं इस क्षेत्र में ताकि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। 740 किलोमीटर में पूरा सेक्शन अब इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया, विद्युतीकरण कर दिया गया,
इसलिए इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में कार्बन क्रेडिट की सेविंग हुई और डीजल से गाड़ियां चलनी बंद हो गई। ये पर्यावरण की दिशा में कोंकण रेलवे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा गाड़ी के परिचालन में एफिशिएंसी आई, क्योंकि अब किसी भी प्रकार के लोकोमोटिव को चेंज नहीं करना पड़ रहा है। भारत देश में कहीं से भी इलेक्ट्रिक का लोकोमोटिव ट्रेन को लेकर के उसी लोकोमोटिव से दक्षिण भारत जाता है जी। 91 टनल हैं, जिसमें कि सबसे लंबी टनल 6.5 किलोमीटर की है और 3 किलोमीटर के तमाम टनल्स हैं। लगभग 1900 पुल है, जिसमें 190 मेजर ब्रिजेस हैं जी। बहुत लंबे लंबे कटिंग्स हैं। तो दुरूह घाटियों में से इस गाड़ी का परिचालन निश्चय ही बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे बहुत बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि सन 97-98 में जहां साल में 200 बोल्डर फॉल होते थे जी। पिछले वर्ष ये इसकी संख्या 2 थी और उसके भी साइज जो थे वो 10 mm और 15 mm के साइज के 2 छोटे छोटे बोल्डर्स गिरे थे। तो जियो टेक्निकल सेफ्टी के बहुत सारे काम किए गए। पिछले 20 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपए इस दिशा में खर्च किए गए, सारे टनल्स की सुरक्षा में, कटिंग्स की सुरक्षा में, ब्रिजेस के मेंटेनेंस में। तो निश्चय ही ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रोज हम इस सिंगल लाइन सेक्शन से 80 गाड़ियां चलाते हैं, जिसमें 52 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन होती हैं, 18 माल गाड़ियां डेली चलती हैं और ये भारतीय रेल का एक बहुत ही एफिशिएंट रेल सिस्टम है कोंकण रेलवे, जिस पे हमें काफी गर्व है। आपने जिक्र किया, दोनों तरफ मैं आना चाहूंगी, एक तो यात्रियों की संख्या और दूसरा रोरो जी। तो रोरो जो है वो अलग है। दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि जिसमें फ्रेट चलता है काफी सारा और उसकी भी तादाद काफी बड़ी है, जिसके चलते प्रॉफिट में जो है वो काफी आपकी बढ़ोतरी आई है। तो ये दोनों की संख्या के बारे में जानना चाहूंगी। पहले तो जाएंगे यात्रियों पर कि अमूमन क्या संख्या होती है यात्रियों की जिसको कोंकण रेलवे सर्व करता है। जी। पिछले वर्ष हमने 30.98 मिलियन पैसेंजर्स कैरी किए और इस वर्ष उसमें कम से कम 10 से 12% का और इजाफा होगा। तो लगभग 32 मिलियन पैसेंजर इस साल हम कैरी करेंगे। गाड़ियां जो नियमित गाड़ियां मैंने आपको बताई कि 80 गाड़ियां रोज चलती हैं, जिसमें 52 मेल एक्सप्रेस हैं। लेकिन किसी भी वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष हमने 2400 हॉलीडे स्पेशल चलाई, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। जी। आपने प्रॉफिट की बात की, तो कोंकण रेलवे का सर्वाधिक प्रॉफिट पिछले वर्ष 301 करोड़ रुपए हुआ, जो कि अब तक का 26 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने रोरो की बात की, तो कोंकण रेलवे अकेला एक ऐसा रेलवे है भारतीय रेल में जो रोरो चलाता है और पर्यावरण की दिशा में आज 26 साल पहले सबसे पहला प्रयास ये हुआ था कि जो ट्रक्स हमारे घाट सेक्शन में जाते हैं वो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन फ्लैट्स पे जाएं और उससे कोंकण रेलवे को फ्रेट की भी आमदनी हो। वो अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा कोंकण रेलवे में पिछले 3 वर्षों में बहुत मार्केटिंग करके कंटेनर का जो बहुत सारा ट्रैफिक लाए, जो कि पहले सिर्फ रोड से नवा शेवा पोर्ट, मारुगांव पोर्ट और मैंगलोर पोर्ट जा रहे थे। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि इस समय कोंकण रेलवे रूट पर 5 ऐसे कंटेनर टर्मिनल हैं और लगभग 30 कंटेनर ट्रेन प्रति माह हम चलाते हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों का सर्वाधिक कंटेनर के यातायात में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बॉक्साइट, पिग आयरन, पेट कोक, ऐसे बहुत सारा फ्रेट ट्रैफिक भी अब कोंकण रेलवे पे चलने लगा है, जो कि बहुत खुशी की बात है कि न केवल पैसेंजर का ट्रैफिक बल्कि फ्रेट ट्रैफिक भी कोंकण रेलवे पर अब काफी बहुतायत से चल रहा है। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपने कोंकण रेलवे में सफर नहीं किया है तो भारतीय रेल का आपने वो हिस्सा शायद देखा ही नहीं या उस पर सफर ही नहीं किया जो मोस्ट एन्चांटिंग, ऐसे उसकी वर्णन जिसका किया जाता है। जरूर कीजिएगा। आपको कौन सा रूट अच्छा लगता है और कौन सा ट्रैक? वैसे तो जो वहां बैठता है उसको तो अपने सभी बच्चे ही अच्छे लगते हैं, फिर भी जी। कोंकण रेलवे की खूबसूरती को देखने के लिए दिन का समय सबसे उपयुक्त है जी। और इसलिए बॉम्बे वीटी से 3 सवेरे हम गाड़ियां चलाते हैं, जनशताब्दी, वंदे भारत, तेजस। फिर उसके बाद लगभग 8 बजे मांडवी मिल जाती है। तो सवेरे बहुत सारी गाड़ियां हैं और ये बिल्कुल ही भर करके चलती हैं, क्योंकि लोग कोंकण रेलवे की खूबसूरती को देखना चाहते हैं।
तो जो रोहा से मडगांव यानी कि हाँ, गोवा तक का जो गोवा तक का पोर्शन है सफर। वो सबसे अधिक पिक्चरस्क है, खूबसूरत है। और फिर मडगांव के बाद थोड़ा सा प्लेन टेरिटरी मैंगलोर तक रहता है, लेकिन ग्रीनरी उसकी भी उतनी खूबसूरत है। तो लोग खास करके मानसून में, जबकि तमाम छोटे मोटे झरने भी दिखते हैं, बड़ी नदियां दिखती हैं, हरितिमा रहती है, तो सामान्यतया लोग मुंबई से मडगांव तक की यात्रा दिन में करते हैं कोंकण रेलवे की हरियाली को, खूबसूरती को देखने के लिए। फिर आता है कि रेलवे जो पहले जाना जाता था कि लेट चलती है, लेकिन समय पर चलना, गाड़ी समय पर आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी। और जबकि ट्रैक आप जिसके साथ में है, क्योंकि आप जिस इलाके में ये गाड़ियां चल रही है वहां प्राकृतिक आपदा कब आ जाए, कहाँ कुछ हो जाए, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उसका। ऐसे समय में ये जो पंक्चुअलिटी है जी, वो कैसे मेंटेन होती है? देखिए इसके दो पहलू हैं। रेलवे के लिए यात्रियों की संरक्षा सर्वोपरि है। जी। गाड़ी अगर थोड़ा सा विलंब से भी हो लेकिन संरक्षित रूप से चले और यात्री अपने निश्चित गंतव्य तक संरक्षा के साथ और सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य पहुंच सकें, ये हमारी पहली वरीयता है। जी। इसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ियां लेट चले। कोंकण रेलवे का इस दिशा में दो प्रयास है। यहाँ पर 4 महीने बहुत तेज बारिश होती है और पूरे कोंकण क्षेत्र में औसत 4500 mm की बारिश होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 5000 mm से ऊपर की बारिश होती है। तो निश्चय ही चूंकि पहाड़ों के बीच से, सुरंगों के बीच से गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस समय हम यात्रियों की संरक्षा के लिए गाड़ियों की गति 75 और 90 किलोमीटर ही रखते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ाते हैं। उस समय निश्चय ही समय पालन में बहुत परेशानी होती है, लेट होती है पंक्चुअलिटी में। बाकी जो समय है, नॉन मानसून का पीरियड है, उस समय दूसरा टाइम टेबल हम करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उस पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें। यहाँ पर हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल ऑफिस होता है जो कि हर गाड़ी की पंक्चुअलिटी को मॉनिटर करता है। सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को रियल टाइम बेसिस पे उसकी सूचना मिलती रहती है। तो हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि समय पालन और संरक्षा दोनों ही साथ साथ चले, लेकिन निश्चय ही वरीयता संरक्षा को हम देते हैं। एक और बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो समय समय पर मॉडर्नाइजेशन, उसका आधुनिकीकरण करना, ये एक बन जाता है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो हो ही चुका है। क्या आप बाकी जोन्स को भी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई आपकी जो अनुभव है, जो सफलतापूर्वक चला है, उसका कंसल्टेंसी या फिर सर्विसेज दे रहे हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कोंकण रेलवे के 740 किलोमीटर के विद्युतीकरण के बाद इस समय हम लगभग 11 जोनल रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट 2x25 kV के विद्युतीकरण के कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो हम इस समय वो विद्युतीकरण का कार्य कोंकण रेलवे कर रहा है और बखूबी कर रहे हैं उसको, और आगे भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। पिछले 6 महीनों में 860 करोड़ के सिर्फ विद्युतीकरण का कॉन्ट्रैक्ट कोंकण रेलवे को मिला। इस प्रकार नई रेल डालने का बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और सिग्नल और टेलीकॉम के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। हम DPR बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं। हमारा एक स्पेशल ड्राइंग एंड डिजाइन विंग है जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसमें मेट्रो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ब्रिज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NHAI है, उनके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं। तो कोंकण रेलवे इस समय हर प्रकार के प्रोजेक्ट करने में सक्षम है और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन को कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, उसमें 52 किलोमीटर का कार्य कोंकण रेलवे को मिला, जो हमने उसके हाल ही में वीडियोस आए हैं, बहुत सुंदर है। उसको हमने अभी संपादित किया और उसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन अभी 6 और 7 जनवरी को होगा और इसके बाद शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा कि कब इसका इनॉग्रेशन हो और जम्मू से श्रीनगर की गाड़ियां जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें भी कोंकण रेलवे की भागीदारी रही है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, चेनाब ब्रिज, उस क्षेत्र में कोंकण ने बनाया है। एशिया का सबसे पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज वहां पर कोंकण ने बनाया, जिसे अंजी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो कोंकण रेलवे की परियोजनाओं में महारत हासिल है और हम बहुत सारी परियोजनाएं कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि
पूरा नेपाल रेलवे का ऑपरेशन और मेंटेनेंस कोंकण रेलवे करता है। वंडरफुल। मेजर प्रोजेक्ट्स जो है जो 5 साल में, आने वाले 5 साल में जो पाइपलाइन में होंगे वो क्या है? जी, इस समय हमारे पास लगभग 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 10,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट हमें लाने की योजना है और जिसमें पिछले तिमाही में 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने टेंडर करके हमको मिले। तो लेकिन इस समय जो बड़े प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है उसमें केरल में वायनाड और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2,000 करोड़ का ट्विन ट्यूब टनल का कार्य हमको मिला है। विजिंजम पोर्ट को दक्षिण रेलवे से जोड़ने का 1,025 करोड़ का कार्य वो हमें मिला है। इसके अलावा लगभग 900 करोड़ का कार्य हम आबू रोड अंबाजी होते हुए उसका एक ट्रैक बिछाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी 2-3 टनल हैं। और इसके अलावा विद्युतीकरण का कार्य, सिग्नल टेलीकॉम का कार्य और मेट्रो रेल मेंटेनेंस का कार्य हमें मिला है। इन्हीं दिशाओं में हम लगभग 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम बिड कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि उसमें से भी हमें 5-6,000 करोड़ का और कार्य मिलना चाहिए। तो हर प्रकार के प्रोजेक्ट जिसमें कि कोंकण रेलवे को महारत हासिल है, हम सभी प्रकार की निविदाओं में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी विदेशों में भी अब योजना है कि बहुत सारे विदेशों में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में हम टेंडर में उसकी भागीदारी करें। मैंने कहीं पढ़ा कि स्वीडन के साथ में कोई एमओयू है, कोई टेक्निकल है, किस तरह का है वो? जी, ये स्विट्जरलैंड के साथ है। अच्छा। और हमारा एक जॉर्ज फर्नांडिस इंस्टीट्यूट ऑफ टनल टेक्नोलॉजी है गोवा में कोंकण रेलवे का। इसमें हमने एक विशेष ट्रेनिंग आरंभ किया है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ और इसमें 4 दिन का प्रशिक्षण हमारे जॉर्ज फर्नांडिस टनल इंस्टीट्यूट में गोवा में दिया जाता है और 4 दिन का ट्रेनिंग जो है वो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में दिया जाता है। वहाँ पर ज्यूरिक में विश्व की एक बड़ी अनोखी टनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अंडरग्राउंड टनल है पूरा और वो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ, वहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं। इसमें पहला बैच 25 अधिकारियों का हम ट्रेन कर चुके हैं और अगले बैच अब फरवरी से, क्योंकि इस समय 3 महीने स्विट्जरलैंड बहुत ठंडा होता है, तो फरवरी के बाद फिर से ये कार्यक्रम हर माह जो है वो होगा, जिसमें IIT के बच्चे, विभिन्न PSU के ऑफिसर्स, मेट्रो के ऑफिसर्स उसमें हिस्सा लेंगे और अगले बैच की हमारी पूरी तैयारी है। फरवरी मार्च में अगला बैच फिर से जाएगा। रेलवे डिपार्टमेंट का अगर हम पूरी तरह से बात करें तो पहले ये था कि जैसे समय पर ना चलने वाला एक जो बात होती थी उसी तरह से प्रॉफिट ना होना, यानी एक बजट जो पेश होता था अलग रेलवे का तो उसमें डेफिसिट दिखता था। फिर कई सारे प्रयासों के बाद नीतीश जी रहे रेल मंत्री, बाद में लालू जी आए, तब तक रेल प्रॉफिट में आ चुका था और यहाँ तक कि मैनेजमेंट स्कूल्स भी उन्हें बुलाते थे। लेकिन हमने देखा कि कोंकण रेलवे का एक अपना अलग अंदाज है और अपनी अलग एक दिशा है। जैसे पिछले साल का प्रॉफिट आपने बताया 300 करोड़ से ज्यादा हुआ है। अब प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए क्या क्या नए परियोजनाएं आप ला रहे हैं कि जिसके चलते आधुनिकता रहे, गाड़ियां ज्यादा बढ़े, एक्सपांशन हो, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे? जी, अधिक गाड़ियां चलाने के लिए कोंकण रेलवे के दोहरीकरण की आवश्यकता है। जी, इस दिशा में पिछले 3 सालों में हमने 50 किलोमीटर का डबलिंग किया रोहा से वीर स्टेशन तक। 10 नए स्टेशन हमने खोले और 8 स्टेशनों पर नए लूप लाइन डाले ताकि हमारी लाइन कैपेसिटी बढ़े। जैसा आपको ज्ञात है कि 740 किलोमीटर का में लगभग 700 किलोमीटर सिंगल लाइन सेक्शन है, इसलिए ट्रैक की कैपेसिटी सैचुरेटेड है। तो पहले तो अधिक गाड़ियां चलाने के लिए हमें इसको पैच डबलिंग करना है और उसके लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता है। तो निश्चय ही वो तभी आएगा जब हम अधिक से अधिक परियोजनाएं करके कोंकण रेलवे का लाभ बढ़ा पाएंगे। जी। तो जैसा मैंने कहा कि अगले 3 वर्षों में हमें लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को करना है ताकि हमारा जो शुद्ध लाभ है 300 से 500 करोड़ हर वर्ष हो सके। इस दिशा में हम बहुत गंभीर रूप से कार्य कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, जो 4,000-5,000 करोड़ के ट्रैक के प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वर्कशॉप डालने के प्रोजेक्ट्स हैं, वंदे भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें हम बिड कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक परियोजनाओं को ला करके इसका शुद्ध लाभ बढ़ेगा और हम और अधिक कैपेक्स के कार्य कर पाएंगे। एक और बात होती है कि जिस तरह जब
कोई भी एक्सपांशन होता है तो सबसे बड़ा मसला होता है भूमि अधिग्रहण का। और जब कोंकण रेलवे बने जा रहा था तो लगभग 41,000 लोग वहां से विस्थापित हुए थे और 103 करोड़ तक का उनको मुआवजा दिया गया है, ये मैंने पढ़ा है। अब जब डबलिंग होगा तो जाहिर सी बात है और भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग में ही हो पाएगा, क्या है? नहीं, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब कोंकण रेलवे स्थापित हुआ जी। उस समय इतनी भूमि अधिग्रहित कर ली गई कि दोहरीकरण के लिए और अधिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। ओके। शायद ही कहीं थोड़ी बहुत भूमि की आवश्यकता हो तो हो, अन्यथा उपयुक्त जमीन उपलब्ध है कोंकण रेलवे के पास। और आपने ठीक कहा कि लगभग 103 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले चरण में दिया गया और उसके बाद भी फिर कुछ क्लेम्स थे जिसको भी पूरा सेटल किया गया। क्योंकि कोंकण में कोई भी प्रोजेक्ट आने वाला होता है तो हमने देखा कोंकण की जो जनता है वो पहले विरोध इसलिए करती है कि उनको अपनी जो एक प्राकृतिक, उनको जो मिला हुआ प्रकृति का वरदान है और जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं हानि पहुंचेगी ये लगता है। फिर स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, ये उनका एक कंसर्न होता है। इन सारे चीजों से फिर अदालत में भी, कोंकण रेलवे के खिलाफ भी अदालत में गए थे केसेस, जो मसले छूट गए, ऑफ कोर्स ये नहीं हो रहा। तो ये सारे एक टाइट रोप वॉकिंग होता है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाता है। अब आप आगे जो देख रहे हैं सारा एक्सपेंशन का, इसमें क्या समतोल रखना, किस तरह से आगे बढ़ना, दिशा क्या है आपकी? देखिए, आपने भूमि अधिग्रहण की बात की और पर्यावरण की बात की, तो जैसा मैंने बताया कि भूमि तो उपयुक्त है जी। और आज 5,250 लोगों से का ये कोंकण रेलवे, जिसमें लगभग 2,980 लोग वो लोग हैं उनको नौकरियां मिली हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई जी। तो 50% से ऊपर हमारे लैंड लूजर्स को ही नौकरी मिली है। और अभी भी 190 रिक्तियों को हम भरने जा रहे हैं, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी सिर्फ हम लैंड लूजर से ही भरने जा रहे हैं। तो हमारी जो एम्पैथी है और जो पॉलिसी है वो पहले जिनकी भूमि जा रही है उनको नौकरी देने की है। जो पर्यावरण की बात अगर आप करती हैं तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि चूंकि भूमि अधिग्रहित है और उसमें अगर दोहरीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार के ट्री कटिंग की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका ड्यू प्रोसीजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोंकण रेलवे प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक वृक्ष लगा रहा है, इसलिए पर्यावरण के प्रति हम पूरी तरह सचेत हैं। और पिछले 1.5 वर्षों में जब से विद्युतीकरण हुआ है, यहाँ पर प्रदूषण का स्तर भी बहुत अधिक गिर गया और रेलवे की वजह से किसी भी प्रकार का प्रदूषण पूरे कोंकण क्षेत्र में नहीं हो रहा है। फिर एक और बात है कि आप कवि भी है। मैं आपको बता दूं कि साहब की 2 कविता की किताबें हैं। भाषा पर उनकी जो पकड़ है, मैं तो आज डर रही थी कि ऐसी शख्सियत के साथ में बैठकर हिंदी में भाषा करूं, मतलब हिंदी में वार्तालाप करूं, एक कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। कविता आपकी, और मैंने एक कविता देखी कि मेरे घर से कहीं निकलते तक मुझे इतने सिग्नल लगे, या वो रेल और ये सारा झलकता है, आपस में मेलजोल हो जाता है। जी हाँ, दोनों जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। तो जब कार्यालय में रहते हैं तो अधिकारी रहते हैं और कार्यालय के बाद अगर कुछ व्यक्तिगत समय मिलता है तो जो मेरे भीतर का कवि है वो अपना कार्य करता है। मुझे खुशी होती है कि दोनों ही कार्यों में मैं समन्वय और संतुलन बना पाता हूँ। और ये भी कहूँगा कि जो कविताओं का शौक रखते हैं जी, वो ये शौक ज़रूर पूरा करें और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के साथ, प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ करें। जब कार्यालय का कार्य करें, राजकीय कार्य करें तो वो कार्य करें, और जब हॉबी का टाइम है तो हॉबी को करें। तो मैं रेल के ऊपर भी कविताएं लिखा हूँ, रेल के जीवन पे भी, आम जनजीवन पे भी कविताएं लिखता हूँ। कवि की बहुत सहानुभूति होती है पर्यावरण से, लोगों से संवेदना होती है, तो वो कहीं ना कहीं कविताओं में झलकता है। हम रेल वाली कविता आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूएसपी अगर आप बताएं कि कोंकण रेलवे की क्या है, क्योंकि रेलवे के कई सारे विभाग है, कई सारे डिविजन्स है और उसमें अपना एक, हर एक का अलग
कुछ पहचान है, कुछ अस्तित्व है। दूसरा, सरकार का जो नजरिया है रेल की तरफ देखने का वो बदल रहा है। एक तो तेजी से बढ़ रहा है सारे रेल प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत जैसी जो हो या तेजस जैसी गाड़ियां हो वो आ रही है। इसके लिए क्षमता जो है हमारी, ट्रैक की क्षमता और फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी एक अलग बात हो जाती है। ये सारा मेलजोल किस तरह से हो रहा है, कोंकण रेलवे उसमें से कौन से प्रोजेक्ट्स है जो आपके पास में है, और यूएसपी आपकी क्या है? देखिए, इस समय 2 वंदे भारत चल रही हैं कोंकण रेलवे पर, मुंबई से मडगांव और मडगांव से मैंगलोर। आगे आने वाले, अभी ये चेयर कार वंदे भारत है, आगे आने वाले दिनों में स्लीपर वंदे भारत भी आएंगी, वो भी इंट्रोड्यूस होंगी। कोंकण रेलवे मध्य रेल और दक्षिण रेल के बीच का ट्रैक है, तो जो गाड़ियां ओरिजिनेट होती हैं वो सेंट्रल रेलवे के CSMT स्टेशन से होती हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से, जिसे लोकल लैंग्वेज में सामान्यतया बॉम्बे वीटी लोग बोलते हैं। तो गाड़ियां तो वहां से चलेंगी जी, और या तो मडगांव में टर्मिनेट होंगी या मैंगलोर में टर्मिनेट होंगी। इस बीच का जो ट्रैक है वो हमारा है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम और आने वाले सालों में और अधिक क्रॉसिंग स्टेशन बनाएं और अधिक एडिशनल लूप बनाएं और उसकी पैच डबलिंग करें, ताकि हम अधिक से अधिक गाड़ियां चला सकें। इस समय फिलहाल जितनी भी अधिक गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई हैं, हम उसको सुचारू रूप से अपने तंत्र पर चला पा रहे हैं। फिर ये है कि जिसको फेदर इन द कैप बोलते हैं, वैसा कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जो आपको लगता है आपके हिसाब से? फेदर इन द कैप अभी तो प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन का ही है, जो अब समाप्त होने आ रहा है। और इसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो केरला के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसका मैंने अभी नाम जिक्र किया जी। और अभी राजस्थान में 2 लगभग 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रोजेक्ट इस वर्ष में मुझे मिलने की संभावना है। हमारे लिए देखिए, सभी प्रोजेक्ट जो हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग कोंकण रेलवे का बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट रहा है, और टनलिंग, ब्रिजेस जो है वो हमारा यूएसपी है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट हम और बढ़ाएंगे निकट भविष्य में। मुझे लगता है कि एक कवि तो बसा है, रेल भी इतने साल, लगभग 3 दशक आप रेल के साथ जुड़े हो, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में आ ही जाता है। हाँ, आप थोड़ा स्विच ऑफ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे बता दूं आपको कि साहब लखनऊ से हैं मूलतः, और इन्होंने अर्थ साइंसेस में आपने शायद MSc की है, उसके बाद में आपने MBA भी किया है जी, जमनालाल बजाज से। जी, जमनालाल बजाज से MBA किया है। साहित्य के मतलब पुरस्कार साहित्य अकादमी का जो होता है वो हिंदी का, वो भी साहब को मिला हुआ है, और जरूर चाहेंगे कि हम कविता सुने, पॉज तो लेते रहेंगे। रेल के ऊपर तो एकदम से मुझे कविता जी जी, आपको जो जहन में अच्छी लगती है कविता आपकी खुद की, वो सुना दीजिएगा, चलेगा जी। मेरी एक कविता है, सूरज का वारिस जी। एक दिन सूरज नहीं होगा, चारों ओर छा गया घटाटोप अंधियारा, त्राही त्राही मच गया। प्रश्न हुआ, सूरज का वारिस कौन बनेगा? सूरज का वारिस बनने को कोई भी तैयार न था। क्यों कोई दिन रात जलेगा? क्यों स्वयं को होम करेगा? दूसरों के लिए, दुनिया के लिए। फिर सब निश्चिंत हो जाएंगे और वह अहर्निश जलता रहेगा। सब दुआ करेंगे उसके जलने की। जलते जलते एक दिन वह भी क्षीण हो जाएगा। प्रश्न ये है, सूरज का वारिस कौन बनेगा? धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कविता, शायद मैं आप इनको कहीं एक बड़े से मंच पर एंकरिंग करते भी कभी सुना होगा आपने, या शायद आगे भी कभी देखेंगे, सुनेंगे। रेल के ऊपर और कोंकण रेलवे का जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और कई सारे ऐसे रूट्स है, कई सारे ऐसे सफर के मार्ग है जहां पर आपने जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए वो प्रकृति की खूबसूरती जो आपको सिर्फ कोंकण रेलवे के रूट पर देखने को मिलेगी। मैंने 1 या 2 बार सफर किया है, और आशा करती हूँ कि जम्मू कश्मीर वाला जो ट्रैक है वहां पर जाने का, क्योंकि वहां पर वंदे भारत के बड़े खूबसूरत से चित्र आ रहे हैं। वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रपोज्ड है, उसके भी चित्र आ रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी होगी जी। कोंकण रेलवे पर अभी हमने 4 स्टेशनों पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाए,
और इस वर्ष के अंत तक 6 और स्टेशनों पर हम यात्रियों की सुविधा के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज बना रहे हैं। मडगांव में बैटरी ऑपरेटेड कार्ट शुरू हुआ, ट्रांजिट लाउंज मडगांव और थिविम में शुरू करने जा रहे हैं। सी व्यू रेस्टोरेंट करमली में और एक नया रेस्टोरेंट स्टेशन पर थिविम में शुरू किया गया। इसके अलावा नए रिटायरिंग रूम्स रेनोवेट करके कोंकण रेलवे में आरंभ किए गए हैं। नई गाड़ियां और इंट्रोड्यूस होंगी, जिसमें अब हमारे क्षेत्र के यात्री 2 वंदे भारत की सुविधा उठाते हैं। कोंकण रेलवे से एक राजधानी रूट है, मडगांव निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी चलती है। तो आने वाले दिनों में और अधिक सुविधाएं यात्रियों की ट्रेनों में भी और स्टेशनों पर भी बढ़ेंगी। ये मैं आपको, अपने सभी यात्रियों को विश्वास दिलाता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अच्छे खान पान और अच्छी सुविधाओं के साथ आप अपना सफर कर सकते हो। साफ सफाई में आपने देखा होगा कि भारत के लगभग सभी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जिस तरह का इजाफा हुआ है वो आप महसूस करते होंगे। तो रेल के साथ में मैं अगर अपनी पसंदीदा जर्नी का अगर कोई मोड है तो मैं रेल से सफर करना ज्यादा पसंद करती हूँ, 2-3 चीजों के लिए। एक तो प्रकृति का ये, और एक मी टाइम जिसे कहते हैं, वो बस रेल में ही आपको मिल सकता है, वो पूरी आपाधापी से दूर कहीं। तो कोंकण रेलवे के बारे में आप सुन रहे थे संतोष जी झा से, और इसी तरह की शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहते हैं बातों बातों में इस श्रृंखला में। आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी इस रेलगाड़ी से सफर किया है? आपका अनुभव क्या है और आपकी अपेक्षाएं क्या है? क्योंकि कभी कभी ये एक्सीडेंट्स के लिए भी खबर में रहती है, लेकिन इसको कम करने का लगातार प्रयास हो रहा है। एक सुरक्षित जो सफर है वो हो, इसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपके सुझाव, आपके कुछ शिकायतें भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपको लगातार ऐसी शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। फिलहाल झा साहब के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।